नमस्कार, आपका स्वागत है। और 1 अप्रैल से देश में 6 अंकों वाली HUID लागू होने जा रही है गोल्ड ज्वेलरी पर। लेकिन केरल की मांग देखते हुए सरकार ज्वेलर्स को 2 से 3 महीने का वक्त शायद दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक उन ज्वेलर्स को वक्त मिल सकता है या एक्सटेंशन मिल सकता है जिन्होंने 1 जुलाई 2021 तक अपना पुराना स्टॉक घोषित किया हो। तो कितने ज्वेलर्स को इसका फायदा होगा और इंडस्ट्री HUID के नए नियमों को लेकर कितनी तैयार है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं खंडेलवाल ज्वेलर्स के MD नितिन खंडेलवाल और साथ ही इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता। नितिन जी, आपसे ही पहले जानना चाहेंगे, और काफी सारे रिपोर्ट्स, रिट पिटिशंस और हमने पुराने कोर्ट ऑर्डर्स यहाँ पर फ्लोट होते हुए देखे हैं बाजार में पिछले 2 दिनों में। एज ऑफ नाउ यहाँ पर लेटेस्ट क्या है और क्या एक्सपेक्ट किया जा सकता है? देखिए, जैसे कि पूरे इंडिया के एक्सपर्ट कमेटी में सभी एसोसिएशन ने डिमांड की थी सरकार से कि इसको एक्सटेंशन दिया जाए। सरकार का तर्क था कि 1.5 साल हमने दिया, लेकिन 1.5 साल में कभी ऐसा नहीं बोला था कि कोई इसकी डेट आएंगी जिसके बाद आपको बेचना नहीं है। हमको ये बेचने के लिए हमने बोला था लाइफ लॉन्ग भी स्टॉक रह सकता है, क्योंकि लीगली हॉलमार्क कराया है। जब गवर्नमेंट ने समय दिया तो केवल 1 महीने का समय दिया, और ये हजारों लाखों पीसेस थी और ये कई समय से था। तो अब सरकार को सबने निवेदन दिया था, एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर ने, लेकिन सरकार ने नहीं माना। तो एक हमारे डायरेक्टर है ऑल इंडिया जेम एंड ज्वेलरी डोमेस्टिक काउंसिल के, और वो ट्रेजरर भी है केरला एसोसिएशन के। उन्होंने एक रीट लगाई है जिसमें 3 महीने का स्टे अभी मिला है। तो 3 महीने का समय मिनिमम अभी ज्वेलर्स लोगों को मिलेगा अपनी कंप्लीट HUID कराने के लिए। ऑल राइट। तो खंडेलवाल जी, तो ये केरला के ज्वेलर्स को मिला है या ओवरऑल पैन इंडिया है? ये पैन इंडिया जिन्होंने डिक्लेयर किया था स्टॉक, करीब 17,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने स्टॉक डिक्लेयर किया था, और जिनके पास पुराने लाइसेंस थे उन्हीं के पास में ये नॉन HUID स्टॉक था जो हॉलमार्क का था। नए लोगों के पास तो ये स्टॉक आने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि उसके बाद तो HUID हो गया है। तो ये सभी ज्वेलर्स के लिए अक्रॉस द इंडिया। नितिन जी, क्या वो कॉपी अब जो कोर्ट ऑर्डर है उसकी कॉपी अब अवेलेबल है? क्योंकि वो एक कॉपी है जो एज ऑफ नाउ अभी भी थोड़ी मिसिंग है, जो हम लोग अभी तक देख नहीं पाए हैं। मैंने भिजवाई थी मैडम आपको, वो कॉपी है। उस कॉपी में क्लियर लिखा है और ये अक्रॉस द इंडिया है ये। ओके। हमारे साथ इब्जा के सेक्रेटरी सुरेंद्र मेहता भी हैं और वो कॉपी भी हम यहाँ पर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सुरेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं, जैसे कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने यहाँ पर अपना स्टॉक बता दिया था और उनको यहाँ पर शायद 2-3 महीने का एक्सटेंशन, जैसे कि नितिन जी कह रहे हैं कि वो मिलता हुआ नजर आया है, कैसे देखते हैं आप इस डेवलपमेंट को? देखिए, एक डायरेक्टिव इश्यू किया गया है कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री द्वारा BIS को कि आप इसमें 60 दिन से 90 दिन का एक्सटेंशन उन ज्वेलर्स को दीजिए जिन्होंने अपना स्टॉक 15 अगस्त 2021 तक डिक्लेयर किया था। और वो भी तभी एक्सटेंशन दीजिए जब वो वापस एक बार स्टॉक डिक्लेरेशन आज की तारीख में कर दें या करेंगे। तो ये कंडीशन रखी है। जहाँ तक केरला हाई कोर्ट के ऑर्डर की बात है, मेरे पास वो कॉपी नहीं है तो मैं उस पर कुछ कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि किसी एक स्टेट का ऑर्डर दूसरे स्टेट में एप्लीकेबल नहीं होता है। तो सुरेंद्र मेहता जी, एज ऑफ नाउ कितने पीसेस लास्ट टाइम हमने यहाँ पर होते हुए देखे थे और आपको लगता है उसकी मात्रा कम होगी? क्योंकि जिस तरह की रिपोर्ट्स घुमाई जा रही हैं उसमें ये माना जा रहा है कि अभी भी बहुत सारे पीसेस पड़े हैं, क्योंकि इतने सालों में जितना जो टाइम पीरियड था इसमें बहुत सारे पीसेस वो बिके भी नहीं हैं। देखिए, इसीलिए सरकार ने ये डायरेक्टिव इश्यू किया है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स ने कि अगर आपके पास कोई पीस बचे हुए हैं तो आप उसका स्टॉक डिक्लेयर कर दें। और ये उन लोगों के लिए किया गया है जिन्होंने 15 अगस्त 2021 के पहले अपना स्टॉक डिक्लेयर किया था। तो एक फेयर ये रिपोर्ट सामने आ जाएगी कि कितना स्टॉक है। यदि बहुत ज्यादा स्टॉक होगा तो हो सकता है कि सारे एसोसिएशन मिलके सरकार को फिर से कहें कि भाई ये 60 या 90 दिन का वक्त कम है, लेकिन एक रियल नंबर तो आना चाहिए। बिकॉज सी इवेंचुअली गवर्नमेंट हो या एसोसिएशन, वी विल हैव टू वर्क ऑन द नंबर, और जो नंबर की रियलिटी है उसी के बेस पे एक्सटेंशन सरकार भी दे सकती है। एब्सोल्युटली। सो नितिन जी, जिस तरह से सारी एसोसिएशंस यहाँ पर मिलकर काम कर रही हैं और जैसे आपने कहा कि काफी सारे लीगल पेपर्स यहाँ पर आसपास भी यहाँ पर फ्लोट हो रहे हैं, तो जो ऑलरेडी बता चुके हैं उनके साथ ही होगा? जो बाकी ज्वेलर्स जिन्होंने ना पेपर यहाँ पर सबमिट किया है या फिर जिन्होंने स्टॉक अलॉट नहीं किया है, डिक्लेयर नहीं किया है, उनको तो ये वैसे भी उनके ऊपर लागू नहीं होगा?
देखिए, इसमें बहुत सारी बातें हैं। एक जो कमेटी बनी थी, मैं भी मेंबर था, सुरेंद्र जी भी उसके मेंबर थे, और हमने पीयूष जी गोयल साहब के साथ में बैठ के करीब 22 ऐसे रेजोल्यूशन लिए जो इसमें की कमियां थी उसको निकालने की। उस पे अभी तक के कोई कार्रवाई हुई नहीं है। अभी भी उसमें बहुत सारी चीजों पे क्लैरिटी नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसा मुगल की है, निजाम की ज्वेलरी, वो आज भी हिंदुस्तान में एक से दूसरे के पास में सेल परचेस होती है, उसमें मल्टीपल कैरेटेज भी है, और वो ज्वेलरी नॉन जड़ऊ भी है। तो ऐसी ज्वेलरी को हॉलमार्क होना मुश्किल है, क्योंकि उसके कैरेटेज का पता नहीं है। कई ज्वेलरी पे एमआरपी की होती है, उसके ऊपर उसका कोई बता नहीं सकते, और वो चीज जो है वो एंटी का नायाब होती है। जैसे पेंटिंग होती है, करोड़ों रुपए की सेल होती है, ऐसी कोई ज्वेलरी भी होती है, उसपे अभी तक की कोई क्लैरिटी आई नहीं है। उसके अलावा सेक्शन 15 और 17 जो है, जिसमें जो स्टॉक होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को रख सकते हैं, सेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि होलसेलर और मैन्युफैक्चरर को अगर मैंडेटरी आता है एचयूआईडी, तो काफी दिक्कत है, क्योंकि जो बड़े चेन स्टोर है वो उनसे जो स्टॉक है वो जॉब वर्क के ऊपर बनवा के लेते हैं। उनका एक्सपोर्ट के लिए भी स्टॉक ऑफर होता है और इंडिया के लिए भी होता है। तो ऐसे समय अगर उसके ऊपर पहले से एचयूआईडी करते हैं तो मैन्युफैक्चरर का एड्रेस पूरा दिख जाता है। तो इस पे भी काफी डिस्कशन हुई थी। हमारी एक मीटिंग पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी के साथ में हुई थी, उसमें भी काफी रिकमेंडेशन दिए थे। हम ये सारे चीजों पे क्लैरिटी चाहते हैं। ये आने के बाद ही पूरे चीज क्लियर होंगी। करीब 22 ऐसे पॉइंट है जिसके ऊपर हम सरकार से क्लियरिटी चाहते हैं। सुरेंद्र मेहता जी, मुझे भी ये चीज याद है, क्योंकि लास्ट टाइम काफी सारी मीटिंग्स थी और उसके बाद कुछ नोटिफिकेशंस भी आने थे जो नहीं आए थे बाद में। अब लेकिन अब एक डेडलाइन है यहाँ पर, और इसको कितना रिस्पेक्ट करेंगे ज्वेलर्स, या फिर जैसे आप कह रहे हैं कि बहुत सारे लूप होल्स अभी भी हैं, जिस तरह की ज्वेलरी की बात नितिन जी ने यहाँ पर करी? मैं इसे लूपहोल नहीं मानता, ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं। ये ज्वेलर्स के और बीआईएस डिपार्टमेंट के बीच के एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, जो ज्वेलर्स और बीआईएस डिपार्टमेंट को मिलके आपस में रिजॉल्व करने होंगे। मैं नितिन जी की बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि ऐसे 20-25 पॉइंट हैं, लेकिन जो बेसिक सरकार का दायित्व कंज्यूमर के प्रति है, आज 137 करोड़ कंज्यूमर हैं, तो यदि उसके अंदर कोई मान लीजिए कि कोई ज्वेलर यदि अफेक्ट होता है, या इवेंचुअली कितना डेटाबेस है, कितने नंबर होंगे, ये जो 22 पॉइंट को लेकर ऐसे कितने पीसेस होंगे, ये सारी चीजें काउंट करती है। तो मेरे ख्याल से कंज्यूमर के हित में सरकार ने डिसीजन लिया है और उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए। और हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं वो हमें सरकार को, ये हम तो रेगुलरली कह रहे हैं कि आप इसे जितना जल्द से जल्द रिजॉल्व कर सकते हैं प्लीज रिजॉल्व। एब्सोल्युटली। आप दोनों से एक ही फाइनल सवाल है, और ये नितिन जी आपसे पहले, और जैसे कहा गया कि कंज्यूमर के हित में काफी सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी की बातें यहाँ पर की जाती हैं, ओपननेस, क्रेडिबिलिटी की बातें भी यहाँ पर होती हैं, और ना एचयूआईडी नया है, ना हॉल मार्किंग नया है, और बहुत सालों से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं इसके बारे में। काफी सारे जो बड़े ज्वेलर्स हैं, चेन स्टोर्स हैं, वो ऑलरेडी इसको इम्प्लाई कर भी चुके हैं। और मैं ऐसा लगता है कि केरला में भी सारे ज्वेलर्स ऐसे नहीं हैं जो इसकी मांग कर रहे हैं कि एक्सटेंशन दिया जाए, क्योंकि ज्यादातर ज्वेलरी के जो पीसेज हैं वो हॉलमार्क हो चुके हैं। तो नितिन जी, अब जिस तरह की अड़चनें फिलहाल यहाँ पर नजर आती हैं और एक्सटेंशन की बातें भी हो रही हैं, कैसे देखते हैं आप आने वाला फिर समय? किस तरह की सेल्स हैं और आपको क्या दिक्कतें नजर आती हैं? में थोड़ी कमी है, लेकिन अभी फिर से सीजन स्टार्ट हो रहा है और लोग अभी मानसिकता बना बैठे हैं कि 60,000 के ऊपर ही गोल्ड चलेगा, ये आसपास चलेगा, इसलिए सेल तो धीरे धीरे और इम्प्रूव हो जाएंगे। पर जैसे कि हॉल मार्किंग की बात चल रही थी, सरकार की बात सही है, लेकिन हम भी एक कंज्यूमर है सरकार के, और इसके अंदर हमारी प्राइवेसी सिक्रेसी का भी बहुत बड़ा सवाल है। आज एचयूआईडी के अंदर सबसे बड़ा लैकुना यह है कि एक कस्टमर अगर लेता है और अगर पोर्टल के ऊपर जाके उसका नंबर डालता है या ऐप पे डालता है, तो उसको मैन्युफैक्चरर का सबका मिल जाता है। कई बार बताते हैं कि न्यू ज्वेलरी है और वो ज्वेलरी का 2 साल पहले का है, वो भी इस पे डेटा दिखता है। कंपटीशन काफी है। अगर हम हमारे कॉम्पिटिटर का अगर सप्लायर जानना चाहते हैं तो किसी एक दूसरे के शोरूम में जाके एक ज्वेलरी परचेस करके उसका कॉम्पिटिटर के भी हम एड्रेस ले सकते हैं। तो इसके अंदर काफी क्यूस है, क्योंकि ये जो बिजनेस चलता है ये फेथ के ऊपर चलता है, लेकिन कंपटीशन एक अपनी जगह पे होती है। तो ऐसी कई चीजें हैं जो मैं कई घंटों लग जाएंगे इसको एक्सप्लेन करने के लिए। नितिन जी, वो बात सही है कि इंडस्ट्री की तरफ से यहाँ पर दिक्कतें हैं, लेकिन कंज्यूमर के लिए तो इन सब चीजों का कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्चुअली जितनी ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर निकल के आए, अगर हम देख सकें कि यहाँ क्या मैन्युफैक्चरिंग है, क्या एक्सपायरी है, जो कि बाकी कमोडिटीज में भी देखा जाता है, तो सोना इससे अछूता क्यों रहे? सुरेंद्र जी, आपसे भी एक फाइनल वर्ड लेना चाहेंगे, क्योंकि जैसे कि बात की जा रही है कंज्यूमर्स के लिए तो ये सब कुछ अच्छा ही है, कहां से आ रहा है, कैसे है, और जो सरकार की तरफ से हमने कोशिशें भी आते हुए देखी हैं कि सब एसेट क्लासेस में, सब कमोडिटीज में, सभी सेक्टर्स में एक बहुत बढ़िया ट्रांसपेरेंसी हो, तो बुलियन ज्वेलरी को इससे दिक्कत क्यों है? देखिए, 3-1 साल पहले अरुण जेटली जी जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने ये कहा था
कि हम गोल्ड को एसेट क्लास बनाएंगे। तभी मैं हमेशा कहता था कि हर गोल्ड की जिस तरह से गाड़ी पे नंबर होता है, हम फ्लैट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करते हैं और एक नंबर जनरेट होता है, वैसे गोल्ड के ऊपर और ज्वेलरी के ऊपर भी होगा। तो बुलियन के ऊपर भी होने वाला है, सिल्वर के ऊपर भी होने वाला है। तो ये सारी चीजें तो कंज्यूमर के हित में सरकार करेगी और करती रहेगी। और ज्वेलर्स जो हैं उनको BIS को सिर्फ ये कंटिन्यूअसली कहना पड़ेगा कि आप हमारे जो इश्यूज हैं उसे रिजॉल्व कीजिए। लेकिन यदि कंज्यूमर खुश है तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोगों का ज्वेलरी के प्रति विश्वास बढ़ेगा और ज्वेलरी का सेल और ज्यादा बढ़ेगा। एब्सोल्युटली। तो ऑफ कोर्स वहाँ पर अभी भी अवेटेड है कि क्या यहाँ पर एग्जैक्टली निकल के आते हैं BIS की तरफ से या फिर सरकार की तरफ से। लेकिन ऑफ कोर्स इंडस्ट्री को कुछ यहाँ पर इश्यूज हैं, कंज्यूमर्स के लिए अच्छा है, शायद कुछ और समय की यहाँ पर जरूरत पड़े। लेकिन कितने पीसेज हैं, क्या है, ऑन नंबर्स ये काम होना चाहिए, ना कि बहुत ही ओपन एंडेड तरीके से। बहुत शुक्रिया नितिन जी, सुरेंद्र मेहता जी, आप दोनों का ही साथ जोड़ने के लिए। तो कल से 6 डिजिट HUID 1 अप्रैल से यहाँ पर जारी हो जाता है। देखना होगा कि किस तरह से ज्वेलर सेक्टर जो है इसको यहाँ पर रिस्पॉन्ड करता है। एज ऑफ नाउ जैसे कि माना जा रहा है 2-3 महीनों की शायद यहाँ पर एक्सटेंशन देखने को मिल सकती है। लेकिन उसके बाद जिस तरह का मैंडेटरी बनाने का इसका बात किया जा रहा है वो ऑफ कोर्स इंडियन कंज्यूमर्स के लिए बहुत जल्दी आता हुआ दिखेगा। एक छोटे से ब्रेक ले रुकते हैं, जब लौटेंगे तो एक नजर डालेंगे बाजार पर, जहां पर काफी उठापटक है। तो वीकेंड से पहले कैसे देखें बाजार, बताएंगे आप। का स्वागत है। एक नजर आप बाजार पे डाल लेते हैं, जहां पर कच्चे तेल के लिए ये दूसरा लगातार ऐसा हफ्ता है जहां पर बढ़त के साथ हम कारोबार होता हुआ देख रहे हैं। $70 का लो बनाने के बाद 79 के स्तर आपके सामने। यहां पर ब्रेंट पे सपाट कारोबार है, लेकिन नाइमेक्स पे तेजी है। हमने यूएस में इस हफ्ते इन्वेंट्रीज गिरते हुए देखी हैं और यूएस की कच्चे तेल की इन्वेंट्रीज अब 2 साल के लोज पर हैं। चीन की मांग बेहतर होने की उम्मीद है। डॉलर इंडेक्स में गिरावट है और उसका फायदा हमने यहाँ पर आते हुए देखा है। नजर एक डालेंगे यहाँ पर सोने चांदी पर भी, जहां पर भी इस हफ्ते में यहाँ पर बढ़त के साथ कारोबार है। डॉलर इंडेक्स में जो गिरावट है उसका फायदा हमने यहाँ पर भी आते हुए देखा है। कल $2000 तक यहाँ पर सोने के भाव अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में फिर गए थे, लेकिन करीब करीब $20 की गिरावट के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार है। लेकिन जहां तक मेटल्स की बात है, यहाँ पर हमने कॉपर में एक आउट परफॉर्मेंस फिर से आते हुए देखी है। पिछले हफ्ते की करीबन 6% की तेजी के बाद इस हफ्ते भी यहाँ पर 785, 786 जैसे जो स्तर हैं अभी भी कॉपर ने यहाँ पर होल्ड किए हैं। लेकिन इसके साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, जब लौटेंगे तो लेकर आएंगे आवाज समाचार।